Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Sidaf Abid Khan. I hope you all are fine. Today I'll talk about IELTS writing. IELTS writing क्या होती है, इसका एग्ज़ाम किस तरीके से दिया जाता है। तो IELTS की राइटिंग के दो टास्क होते हैं, टास्क 1 एंड टास्क 2। सबसे पहले तो ये जानिए कि जो स्टूडेंट होते हैं आइल्स के, उनको आइल्स के एग्ज़ाम जब वो देने जाते हैं तो उनको आइल्स के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फ़ील होती है। और वो डिफ़िकल्टी क्यों फ़ील होती है इसकी बात हम आगे जाके करेंगे। और हम आज टिप्स और ट्रिक्स पे भी बात करेंगे कि आइल्स राइटिंग की वो कौन सी टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनको हम फॉलो करके अपना जो बैंड स्कोर है उसको बढ़ा सकते हैं। There are two types of tasks in IELTS writing, task 1 and task 2. In task 1, there could be bar graph, pie chart and line graph, map भी हो सकता है, table भी हो सकता है। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, इन जो ग्राफ्स होते हैं इनके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जिसे हमें इंग्लिश में लिखना होता है। और जिसमें एग्ज़ामिनर होते हैं वो ये देखते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए उसको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं या नहीं, और जो इंग्लिश हमने लिखी है वो अंडरस्टैंडेबल है या नहीं। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि जो टास्क 1 का स्ट्रक्चर है उसको हम किस तरह करेंगे। तो उसमें सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना होगा। इंट्रोडक्शन के बाद उसमें नंबर सेकंड पर आता है उसका ओवरव्यू। ओवरव्यू देंगे आप उसका। उसके बाद पैराग्राफ। और हमेशा याद रखिए ऑलवेज़ कि टास्क 1 का कंक्लूजन नहीं होता। टास्क 1 में कोई कंक्लूजन नहीं है, टास्क 2 का कंक्लूजन होता है, टास्क 1 का नहीं होता। टास्क 1 चूँकि ग्राफ होता है, तो उसमें आप को सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, फिर ओवरव्यू देना है। और ओवरव्यू में क्या बताना है आपने, इसमें मेन थिंग्स बतानी है, मेन थिंग्स को कवर करना है कि इसमें जो हाईएस्ट पॉइंट इसके क्या थे और इसके लोएस्ट पॉइंट क्या थे और इसका एवरेज कितना था। उसके बाद फिर आप बॉडी पैराग्राफ को समझाना है, उसमें बताना है सारा कि ये इसका पैराग्राफ था। टास्क 2 में क्या होता है, टास्क 2 में एक ऐसे लिखना होता है। इसमें सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन, उसके बाद बॉडी पैराग्राफ और फिर कंक्लूजन। टास्क 2 में कंक्लूजन है, टास्क 1 में कोई कंक्लूजन नहीं है। इस पे जो ऐसे आप लिखेंगे वो अप्रॉक्सीमेटली 200 टू 350 वर्ड्स का होता है। और उसमें कुछ भी टॉपिक दिया जा सकता है आपको। वो टॉपिक किसी ऑब्जेक्ट पर बात हो सकती है, कोई स्टोरी हो सकती है। और जो टॉपिक आप लिखेंगे, द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दिस कि उसका आइडिया जो आप दे रहे हैं ऐसे का वो वेल कनेक्टेड होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बात कहाँ से स्टार्ट की और कहाँ पर एंड करी, ऐसा नहीं है। आप ऐसे का जो आइडिया दे रहे हैं वो वेल कनेक्टेड तो होगा ही, लेकिन उसका जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। और जो आप वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर इनको ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं होना चाहिए। और जो फ्रेज़ यूज़ कर रहे हैं उसको वो उसकी भी चेकिंग होती है। और जो ग्रामर हम उसमें यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सेंटेंस हमने वहाँ पे जो हम लाइंस लिखेंगे अपनी, तो उसकी जो ग्रामर है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। और इसमें आपकी राइटिंग, हैंड राइटिंग भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बिकॉज इफ़ योर राइटिंग इज़ नॉट गुड देन इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम इफ़ द एग्जामिनर इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर राइटिंग, सो इट कैन बी सीरियसली अफेक्टेड बाय दैट। Now talk about tips and tricks. So first tip is don't use short contraction. Short contraction को इस्तेमाल नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल डू नॉट को डू नॉट ही लिखना है, डज नॉट को डज नॉट ही लिखना है, डू नॉट को डोंट और डजंट एंड कैंट और कुडंट और वॉन्ट नहीं लिखना। बिकॉज़ हमारा जो आइल्स का एग्ज़ाम होता है वो इनफॉर्मल नहीं होता, वो फॉर्मल वे में होता है और हमें तमाम चीज़ें फॉर्मल वे में ही लिखनी होती हैं। अगर आप शॉर्ट कंट्रैक्शन में कोई काम करेंगे तो इससे आपके जो बैंड स्कोर है वो बिल्कुल नीचे चला जाएगा। द सेकंड टिप इज़ डोंट यूज़ देयर इज़, देयर आर। ये बहुत छोटे लेवल पर होते हैं, ये बेसिक इंग्लिश पर होते हैं। आप थोड़ी एडवांस लेवल की इंग्लिश वहाँ पर लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक सेंटेंस है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंट्रोड्यूस न्यू पॉलिसी, सो यू शुड राइट इंट्रोड्यूसिंग न्यू पॉलिसी इज़ इम्पॉर्टेंट। सो इंट्रोड्यूसिंग इट मीन्स जो आप जेरेंट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं आईएनजी लगाकर फर्स्ट फॉर्म के आगे, तो इससे थोड़ा सा आपका जो सेंटेंस है वो इंटरमीडिएट और बेसिक लेवल से हट के थोड़ा एडवांस लेवल पर चला गया है स्पोकन इंग्लिश से। तो ये आइल्स से थोड़ा टच करता है। अगर आप यहाँ पे इट इज़ और देयर इज़ करेंगे तो ये मैचिंग सही नहीं होगी। और आइल्स के स्टूडेंट के लिए थोड़ी सी अप इंग्लिश, जो हमारी एडवांस लेवल की इंग्लिश है, वो यूज़ करनी चाहिए।
नंबर थर्ड इज़ जस्ट अवॉइड कॉमन वर्ड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल वेरी आपने यूज़ करना है, अगर आप वहाँ लिखा है अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, तो उसको आप अ क्रूशियल डिसीजन भी कह सकते हैं। यू कैन यूज़ दिस। इससे थोड़ा ये एडवांस लेवल पर चला जाता है। इसके अलावा अगर आप कोई वर्ड यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वेंट यूज़ करना चाह रहे हैं आप, तो ही वेंट अराउंड द वर्ल्ड, सो यू शुड यूज़ ही ट्रैवल्ड अराउंड द वर्ल्ड। सो ट्रैवल्ड से क्या हुआ है कि थोड़ी हमारी जो ये जो सेंटेंस है ये थोड़ा सा रिच हो गया, और इसका जो थोड़ा चेंजिंग आ गई है इसके अंदर। एंड फोर्थ वन, अवॉइड रिपीटेशन वर्ड। अगर जो आप ऐसे में अपनी रिपीट करते आ रहे हैं सारा, तो उस जगह पे आपको फिर न्यू वर्ड्स राइट करने हैं। आपने अपने ओल्ड जो आप ऊपर पैराग्राफ में वर्ड्स यूज़ करते हुए आ रहे हैं वो वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं, वर्ड्स में चेंजिंग रखनी है अपनी। एंड फिफ्थ टिप इज़ चेक योर वर्क। जो आपने अपना टास्क कंप्लीट किया है उस वर्क को चेक कीजिए, और जो आपने पैराग्राफ या रिपोर्ट तैयार की है उसको चेक कीजिए। बिकॉज़ अगर आप उसको चेक करेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि आपने जो इंग्लिश लिखी है वो बिल्कुल ठीक है, स्पेल्स ठीक है उसकी। सो चेक योर रिपोर्ट फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स। मेक श्योर दैट द डेटा यू मेंशन इज़ आल्सो एक्यूरेट, and understand the prompt. Whether you are writing for the academic or general task, or you are writing on task 1 and task 2, make sure you understand exactly what the prompt is asking you to do. बस आपने इस बात पे फोकस करना है कि जो वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं वो क्रिटिकल नहीं होने चाहिए। जो बात आप एग्जामिनर तक पहुंचा रहे हैं, इट शुड बी वेरी सिंपल। अगर आप अपने टास्क रिस्पॉन्स में रहते हुए काम करते हैं, सो गाइस यू विल डेफिनेटली गेट 8 or 9 band. And the most important thing, to time management. Time management is so important for the IELTS. टास्क वन में हमें ग्राफ के लिए 20 मिनट्स दिए जाते हैं, और टास्क टू में हमें 40 मिनट्स होते हैं जिसमें हमें ऐसे लिखना होता है। तो ग्राफ में टास्क वन में डोंट वेस्ट यूर टाइम मच, बिकॉज टास्क टू का जो हमारा ऐसे होता है वो थोड़ा सा लेंदी भी होता है, और उसमें हमें थोड़ा टाइम भी लगता है, और उसके मार्क्स भी ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से कीजिए कि आप अपनी टाइम मैनेजमेंट इस तरह कीजिए कि आपको पता होना चाहिए कि 1 घंटे के अंदर आपके ये दोनों टास्क इजीली कंप्लीट हो जाएंगे, और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, तो प्रैक्टिस के ज़रिए ही आप अपने ग्राफ की जो राइटिंग होगी उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं, और अपने ऐसे राइटिंग को भी कंप्लीट कर सकते हैं विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। सो इट इज़ नॉट एन अपहिल टास्क टू क्लियर योर राइटिंग टास्क। सो ensure that you go through these steps thoroughly and put them into regular practice, and be clear and precise in your expressing your ideas, and add their suitable examples to enhance your writing. Because if you do this, so you can get your a desirable goal. बिकॉज़ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने लिए कुछ ना कुछ डिज़ायर रखते हैं, और उन्होंने एक गोल बनाया हुआ होता है उसको अचीव करने का। तो अगर वो इन टिप्स को फॉलो करते हैं और इन टिप्स पर अपना वर्क करते हैं, तो उनके लिए ये सब कुछ गेट करना बहुत ईज़ी होगा। So in the end, I would say you must complete your both tasks, and don't care how difficult the task is, don't care how little time you have got. You must complete your task, and your test. You should complete your test at any cost. If you don't, so it will be difficult for you. So I think you got everything very clearly. And remember one thing: to reach success, you must make an effort. You should have a clear motivation and a strong will to overcome difficulties. When I did my practice, and when I used to take the test, I was exhausted. But no success comes easily. Practice is the only way to gain success. Don't just wait for a lucky break. It will never come if you don't know how to grab it. And the final point I want to mention is relax before the test. Attempting to do one or two practice tests before the real test won't help you increase your score. On the contrary, it will make you feel stressed and less confident. If you find it useful, please subscribe, like, and share this video with your relatives and friends, whosoever is struggling in IELTS. I hope this content helped you a lot. Thank you.